तो इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन पावर, इसको आइटम वैलिडिटी भी कहा जाता है। ठीक है, आइटम डिफिकल्टी लेवल की हमने बात कर ली, कैसे निकलता है, क्या होता है। अब बात करेंगे आइटम एनालिसिस के दूसरा भाग है इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन पावर। आइटम की डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसी है या आइटम का वैलिडिटी कैसी है, दूसरे अर्थ में उसको। तो जो बीन विद्वान है वो कहते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू डिग्री टू विच द सिंगल आइटम सेपरेट्स द सुपीरियर फ्रॉम द इंफीरियर इंडिविजुअल्स इन द ट्रेट और ग्रुप्स ऑफ ट्रेट्स बीइंग मेजर्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो ऐसी डिग्री है डिस्क्रिमिनेशन जिसमें क्या होता है कि एक आइटम सुपीरियर और इंफीरियर लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। मतलब जो हायर स्कोरर हैं और जो लोअर स्कोरर हैं उनमें जो डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर। ठीक है, जो आदमी अच्छा है क्लासरूम में, जिसका स्कोर अच्छा होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, एक और भी टेस्ट जो हायर स्कोरर होते हैं और जो लोअर स्कोरर होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने की उसमें पावर होनी चाहिए, इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर भी कहते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप की है यहाँ पर, इसमें 3 तरीके से हो सकती है। ठीक है, 3 तरीके की इसकी प्रॉपर्टी दिखती है। पहला होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर। ठीक है, धनात्मक विभेदन शक्ति। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब जो हम चाहते हैं, जो हम किसी आइटम से चाहते हैं कि भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब जो हायर स्कोरर हैं और लोअर स्कोरर हैं उनको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करता हो। ठीक, और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या है, जस्ट उलट है, और जो लोअर स्कोरर हैं वो ज्यादा हायर आ जा रहे हैं और जो हायर स्कोरर हैं वो ज्यादा लोअर आ जा रहे हैं, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर हो गई। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पावर, और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा हो, हायर और लोअर स्कोरर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब जो आपकी ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल ही लोअर वैल्यू उसकी आ रही है जब आप कोरिलेशन निकाल लिया और उसमें टेस्ट वगैरह का स्क्वायर वगैरह से निकाल लियो या फॉर्मूला से निकाल लियो, तो उसमें बिल्कुल ही लोवेस्ट लेवल की वैल्यू है। ठीक है, तब कहेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन पावर्स में नहीं है। या नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब कहोगे कि भाई नेगेटिव इसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो कम स्कोर जिसने करना चाहिए वो ज्यादा कर रहा है, जिसने ज्यादा स्कोर करना चाहिए वो कम कर रहा है। तो हमें कौन सी डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए किसी भी आइटम से, तब हम उसको टेस्ट में रखते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। ठीक है, या उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर आ रहा है तो जस्ट आइटम की राइटिंग का टाइप उल्टा कर देंगे, फिर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर देने लगेगा। ठीक, ऐसे करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आइटम इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात हो गई। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे भाई देयर आर मेनी मेथड्स टू गेट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इन विच 2 पॉपुलर मेथड्स आर मेथड ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अब 2 इसमें तरीके क्या हैं, आप 2 प्रोपोर्शन या 2 भाग ले लेते हो उस आइटम के ऊपर स्कोर किए लोगों के, मान लीजिए 100 लोगों के ऊपर या 370 लोगों के ऊपर, जितने लोगों के भी ऊपर आपने टेस्ट कंडक्ट करवाया। उसके बाद में आप उन 2 प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस देखते हो। एक तो वो तरीका है, एक है कि 2 ग्रुप्स के बीच कोरिलेशन देख के है। ठीक है, उन प्रोपोर्शंस और उन परसेंटेज के बीच में डिफरेंस देखते हो, या आप क्या करते हो कोरिलेशन देखते हो 50-50% लोगों का। ठीक है, समझ में आ रही है बात या दोबारा बात करें? अब तो आगे बढ़ जाते हैं। मेथड ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन और परसेंटेज। क्या मेथड है ये, इसमें फॉर्मूला है जो मार्शल और हेल्स का है, उसकी बात करेंगे। और जो दूसरा विलफोर्ड साहब ने बताया होगा भाई काय स्क्वायर के थ्रू भी ये लिया जा सकता है, बस शर्त है कि 50-50% होने चाहिए वो डेटा। ठीक है, यहाँ तो ऐसी बात नहीं थी, यहाँ तो 27% टॉप और 27% बॉटम होना जरूरी है इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है, ये याद रखना। तो जो 2 ग्रुप या प्रोपोर्शन में बांटने के संदर्भ में वैज्ञानिकों की कई मत हैं। ठीक है, आप जब एक तो ये पहले प्रोपोर्शन वाली बात करेंगे, 2 ग्रुप बांटने वाली बात करेंगे, उसमें वैज्ञानिक बात करते हैं कि भाई 50% ऊपर होना चाहिए, 50% नीचे के स्कोर होने चाहिए। मान लीजिए 100 लोगों के ऊपर आपने आइटम नंबर 1 के ऊपर 100 लोगों के आपके पास 100 रिजल्ट आ गए। अब आप कैसे पता चलेगा आइटम नंबर 1 की आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि नहीं है? उसमें आप क्या करते हो, 50 लोग ऊपर के अलग कर देते हो, 50 लोग नीचे के अलग कर देते हो। एक तो ये तरीका हो गया। और 60 लोग ऊपर के परसेंट अलग कर देते हो, 40 नीचे अलग कर देते। एक तो वो तरीका हो गया 2 प्रोपोर्शन बनाने का। लेकिन एक कैली है, वो कहते हैं कि भाई 70% ऊपर 70% के नीचे के लो तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट आ रही है।
उसको लेने के लिए वो कहते हैं कि अगर 370 का आप अगर का सैंपल है आपका, 370 लोगों से आपको टेस्ट करवाएंगे आइटम में अपने रिस्पॉन्स लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अपर 100 हो जाएंगे और लोअर 100 हो जाएंगे। तो इस ढंग से वो कहते हैं 370 को स्टैंडर्ड उन्होंने माना, मतलब एक मैथमेटिकल ईज के लिए उसको बनाया। ठीक है, तो 60% टॉप एंड 40 बॉटम। ठीक है, कोई ऐसे कहते हैं, कोई 50-50 की बात करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक बात है वो क्या है, कैली ने कहा कि 27% टॉप के और 27% बॉटम के लेने का लाभ ज्यादा है, इसको ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कैली नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स शुड भी 370, भाई 370 पार्टिसिपेंट होंगे, उससे क्या होंगे कि अपर एंड के 100 हो जाएंगे और लोअर एंड के 100 हो जाएंगे, इसको आपको जोड़ घटाना करने में आपको ईजी हो जाएगा। अगर आप 400 ले लोगे तो फिर वो लास्ट डिजिट उनका 9, 8 इस तरीके से हो जाएगा। 0 लास्ट डिजिट होता है तो उससे मैथमेटिकली ईज हो जाता है, 0 से 0 कट जाता है, गुणा मल्टीप्लाई माइनस प्लस करने में ईजी होता है। इसलिए 370 का लेने से 70% टॉप के और 70% बॉटम के क्या हो जाते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, इसलिए 370 का लेने की बात कही है इन्होंने। ठीक है, और मार्शल और हेल्स कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करने का जो उन्होंने सूत्र दिया है, जिसका प्रयोग 70% टॉप और 70% बॉटम केसेस होने की स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या है, V = RU अपॉन NU माइनस RL अपॉन NL। इनका क्या मतलब, V मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, उससे डिस्क्रिमिनेशन पावर या वैलिडिटी से। वैलिडिटी मतलब किसकी वैलिडिटी, टेस्ट की वैलिडिटी नहीं, आइटम की वैलिडिटी। ठीक है, V बराबर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर या वैलिडिटी। ठीक है, RU मतलब नंबर ऑफ पर्सन गिविंग करेक्ट आंसर इन अपर ग्रुप। भाई अपर ग्रुप में करेक्ट आंसर करने वालों की संख्या कितनी है, RU हो गया। और RL क्या है, नंबर ऑफ पर्सन गिविंग करेक्ट आंसर इस लोअर ग्रुप। 70% जो नीचे के लोग हैं, 9 जो 100 लोग नीचे के हैं उन्होंने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, और 100 लोग जो ऊपर एंड के हैं उन्होंने कितने करेक्ट आंसर किए, RU और RL वो हो गया। अब NU क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन अपर ग्रुप। भाई कितने लोगों ने अपर ग्रुप के थे, और NL का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन लोअर ग्रुप। भाई एग्जाम बैठने वाले या जो भी आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो लोअर ग्रुप में कितने हो, तो 100 हैं। ठीक है, अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप 100 हैं। और जो राइट आंसर करने वाले अपर ग्रुप के लोग हैं, 100 में से कितने लोगों ने सही आंसर किया उसको। और RL का मतलब 100 में से कितने लोगों ने, नीचे वाले ग्रुप वालों ने 27% लोगों ने, नीचे के 100 वालों ने करेक्ट आंसर किया। ठीक है, उस आधार पर इसको निकल जाता है। उदाहरण आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आप बढ़ो। तो उदाहरण की बात करें तो अगर किसी आइटम पर, मान लीजिए आपका 100 आइटम का क्वेश्चन आयर है या 50 आइटम का क्वेश्चन आयर है, मान लीजिए आइटम नंबर 1 पे या 2 पे या 3 पे, जिस पे भी RNU मतलब जो अपर एंड वाले लोग हैं उनमें 100 में से अपर एंड वाले भी 100 हैं, लोअर एंड वाले भी 100 हैं। 70% जो कैली का फॉर्मूला था उस हिसाब से ये टेस्ट करवाया। ठीक है, 370 लोग भरवाया, जिसमें अपर एंड के 70% लोग थे और नीचे एंड के 70% लोग थे, 100 थे। ठीक है, तो NU हो गया 100 और NL हो गया 100। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो ऊपर के 100 के लोग हैं उसमें से 100 में से 90 लोगों ने सही आंसर दिए, राइट आंसर गिविंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ अपर ग्रुप। ठीक हो गया, RU तो 90 हो गया। और RL है जो नीचे के 100 लोग हैं, सबसे नीचे बॉटम के, उनमें 100 में से केवल 10 ही लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर RU अपॉन NU माइनस RL अपॉन N1। ठीक है, तो इसमें V यहाँ पर इसमें RU है 90 है, 100 में से 90 लोगों ने सही आंसर किया है, उसमें अपॉन 100 ही है अपर और लोअर ग्रुप में। ठीक है, तो NU हो गया 100 माइनस RL मतलब राइट आंसर लोअर ग्रुप वाले 10 हैं। ठीक है, अपॉन 100। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ये 100 में से अगर आप 90 को भाग दोगे तो 0.90 ये हो गया, और 100 में 10 के 0.10 ये हो गया। ठीक, तो इसमें से आप 90 से 0.90 से माइनस 0.10 घटाओगे तो कितना आ गया, 0.80। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 80% तक वो कर पा रहा है इसको डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो हायर ग्रुप वाले हैं लोग, ठीक, वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, और लोअर ग्रुप वाले हैं उसको जिस ढंग से उन्होंने आंसर करना चाहिए वो कर पा रहे हैं। तो इसमें मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अगर इसी में माइनस आ जाए,
-60 आ जाए, यहाँ पर -60 आ जाए, तो इसका मतलब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अगर यही 90 की जगह अगर 10 लोग कर पाते, अगर 100 जहाँ 10 हैं लोअर ग्रुप वाले वो 90 होते तो जस्ट उलट हो जाता, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर हो जाती। ठीक है। और अगर मान ले जाए यहाँ पर ये 0-0 आ जाए वैलिडिटी, ये मान ले जाए अपर ग्रुप में भी 40 लोगों ने सही आंसर किया, लोअर ग्रुप में भी 40 लोगों ने सही आंसर किया, तो क्या आ जाती, 0 वैल्यू आ जाती वहां पर। ठीक है, 0 वैल्यू आती तो उससे मतलब 0 डिस्क्रिमिनेशन पावर हो जाती वहां पर, वो भी ठीक नहीं माना जाता आइटम। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर वाले आइटम को ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि काई स्क्वायर के सहारे भी डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये दी है कि मतलब बराबर बराबर ज्यादातर हो। जैसे इसमें तो 27% केसेस दिए ना, उसमें 50-50% लोग अपर लोअर ग्रुप के, तो उस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट भी लगाया जा सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट भी अंतर देखने के लिए ही होता है। ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच ही। तो ये तो इसके डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात हो गई। ठीक, और अब नेक्स्ट में बात करते हैं भाई कोरिलेशनल टेक्निक के थ्रू भी इसको निकाला जाता है। ठीक, कोरिलेशनल टेक्निक या सहसंबंधात्मक जो विधि है उसके माध्यम से भी डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात किया जाता है। तो उसको मैंने इसमें सारी बातें इसमें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आप AK सिंह साहब की जो बुक है उसको थोड़ा सा ठीक से देख लो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाली भी है, उसमें भी अच्छे से बताया है। तो एकांशों के विभेदन शक्ति को मापने के लिए कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न तरह के सहसंबंधात्मक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। ठीक है, भाई विभेदन शक्ति को मापने के लिए एक तो हमने प्रोपोर्शन वाली टेक्निक थी जो हमने पहले डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, तो 2 प्रोपोर्शन है, 2 अनुपात हैं, 2 ग्रुप से कुछ परसेंट लेके हमने कर दिया। अब भाई कोरिलेशन टेक्निक भी होती है। आप क्या करते हो, एक जो आपका आइटम है और पूरे स्कोर हैं टेस्ट पे, मतलब जैसे आपने देखना है आइटम नंबर 1, 50 आइटम का आपका क्वेश्चनर है। ठीक है, एक तो 50 के सारे स्कोर आ गए, एक केवल आइटम नंबर 1 का स्कोर लोगे आप और 50 के सारे स्कोर लोगे, तो आप देखोगे कि ये वाला जो आइटम है सारे टेस्ट के साथ इसका संबंध ठीक आ रहा है कि नहीं। अगर उनका आपस में सहसंबंध आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये आइटम ठीक है, इससे मेल खाना है। उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तव में देख क्या रहा है, यही तो देख रहा है ना कि आइटम इसकी वैलिडिटी है कि नहीं। आइटम वैलिडिटी कैसे पता चलती है, वैलिडिटी ऐसे पता चलेगी कि सारे जो आइटम्स हैं उनके साथ अगर मेल खाए अलग अलग आइटम, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ इसकी जो है डिस्क्रिमिनेशन पावर है या इसकी आइटम वैलिडिटी है। इसमें 2 तरीके हो गए, एक तो आप अलग अलग प्रोपोर्शन बना के उनका अंतर देख लो, ठीक है, उनकी वैल्यू निकाल लो, या ये तरीका है आइटम का कोरिलेशन देख लो सारे ही टेस्ट के साथ। एक तो ये तरीका था कि आप 50-50% ले लो या ऊपर के 27% केसेस, नीचे के 27% केसेस ले लो। एक तरीका कोरिलेशन का हो गया सिंगल आइटम के रिजल्ट आप निकाल लो और सारे टेस्ट के रिजल्ट निकाल लो, उनका कोरिलेशन देख लो। अगर वो कोरिलेशन आ रहा है तो हाँ भाई आपकी आइटम वैलिडिटी है उस आइटम की, यानी कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर है। ठीक है, इसको निकालने के तरीके जो हैं, आइटम का कुल प्राप्तांक एक प्रकार की आंतरिक कसौटी होता है, इंटरनल क्राइटेरियन होता है। तो उस इंटरनल क्राइटेरियन के साथ उसको संबंध देख के कोरिलेशन टेक्निक के माध्यम से निकाला जाता है। जो लिंडक्विस्ट विद्वान है वो कहते हैं कि है डिफाइंड इट एज एन इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। वो कहते हैं कि इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इसको कहते हैं। इट मीन्स हाउ एन आइटम विद इट्स इंटरनल कंसिस्टेंसी टोटल स्कोर इज कोरिलेटेड। मतलब एक आइटम अपने टोटल स्कोर के साथ, टेस्ट के साथ संबंधित अगर है, कोरिलेटेड है, तो वो उसकी आइटम वैलिडिटी है या उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर है। ठीक है, कि आइटम के इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ आए सहसंबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि आइटम द्वारा उन गुण या क्षमता का मापन हो रहा है जो परीक्षण के सभी आइटम द्वारा हो रहा है। मतलब इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि भाई ये सिंगल आइटम है उसी बात को माप कर रहा है जो सारा ही टेस्ट माप कर रहा है। मतलब आप उसकी इंटरनल क्राइटेरियन के आधार पर, इंटरनल कंसिस्टेंसी के आधार पर भी आप उसको समझ लेते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक 2 प्रोपोर्शन के बीच में आप फॉर्मूला लगा के उसमें अंतर देख के भी आप समझ लेते हो कि भाई डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, हायर और लोअर ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, इसका मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर है। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि उस आइटम का सारे ही टेस्ट के स्कोर्स के साथ संबंध देख लेते हो, उसको आइटम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर को आइटम वैलिडिटी भी कहा जाता है, याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है, लिख भी लेना। ठीक है, तो आइटम के इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ उसके सहसंबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि आइटम द्वारा उन गुण या क्षमता का मापन हो रहा है जो परीक्षण के सभी आइटम्स द्वारा हो रहा है।
रहा है, ठीक है, इस वाली टेक्निक के आधार पर। इस तरह के सहसंबंध को आइटम टोटल कोरिलेशन, इसको क्या कहते हैं, आइटम और टोटल कोरिलेशन भी इसको कहते हैं। एक आइटम का टोटल सभी आइटम्स का कोरिलेशन देख के ये उसको हम समझते हैं, इसको आइटम टोटल कोरिलेशन कहते हैं। इसमें तरीके कौन कौन से हैं देख लो। एक प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होता है, उस आधार पर कोरिलेशन देखा जाता है, जो इसमें पॉपुलर मेथड है कोरिलेशन के, इसमें यूज होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोरिलेशन वगैरह कैसे निकलता है क्या है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और बाई सीरियल आर है तरीका, पॉइंट बाई सीरियल आर है, और टेट्रोकोरिक आर है, और पाई कोएफिशिएंट है, और कॉमन मेथड्स टू गेट आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर विद कोरिलेशन मेथड्स। मतलब जो कॉमन मेथड कोरिलेशन मेथड के माध्यम से इसमें आइटम वैलिडिटी या आइटम टोटल कोरिलेशन भी इसको कहते हैं। आइटम वैलिडिटी भी इस तरीके को, आइटम वैलिडिटी तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ए.के. सिंह की बुक से भी लिया हुआ है मैंने इसको, आप उसको भी पढ़ें, और ए.के. सिंह साहब की इंग्लिश का जो एडिशन है उसको भी पढ़ें, और इनके चड्डा साहब की है, जो भी आपको सही मिले उसको पढ़ो, बाकी नोट्स अपना बना लो, है ना। तो फिर बात है बाद नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में, ठीक, थैंक यू।